हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोगों ने सबमिट किया होगा, दैट इज यूजुअल वर्क फ्रॉम योर साइड, और वो करना भी चाहिए। अगर नहीं किया तो आप इसको सबमिट कीजिए लिख के। लेकिन क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कशन में ले आते हैं। डिस्कस द चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स एंड हाउ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टिंग द लैंड यूज पैटर्न। देखिए, दो पार्ट में आपका क्वेश्चन है, साफ साफ नजर आ रहा है। और मुझे ये लगा कि ये है आपका इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये काफी इजी क्वेश्चन है आपका, इसको आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल के अंदर जाएंगे कि क्या लिखोगे आप इस क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले डिस्कस द चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया इन द रिसेंट टाइम एंड हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इंपैक्टिंग। ग्लोबलाइजेशन बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन को इसको इंपैक्ट करता है। लेकिन सबसे पहले सवाल है लैंड यूज पैटर्न के चेंजेस का। देखो, अब सवाल सबसे पहले ये आ जाता है कि सर चेंजेस किस रेस्पेक्ट में हम देखें। मतलब क्या हम इंडिपेंडेंस के बाद से और 2023 तक की बात करें, उसमें हम कुछ बदलाव के बारे में देखें, या फिर हम ये बात करें कि हिस्टोरिकल इवेंट में गुप्ताज के पीरियड में क्या था, फिर आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में उससे पहले भी क्या चल रहा था, फिर आपके ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या चल रहा है, फिर आपके ब्रिटिश के टाइम पे क्या चल रहा था, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करें। देखिए, इतना बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आप हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में, या जो स्टेपल अप्रोच आपकी होती है उसको यूज करेंगे। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा डिफरेंस दिखा देना है। हाँ, इतना कुछ कर सकते हो आप कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या चलता था और बाद में क्या हुआ है, एंड स्पेसिफिकली कुछ ईयर्स के बारे में बात करोगे। जैसे कुछ चेंजेस आए हैं जिनको आप नोट डाउन कर लोगे और उनके बारे में अगर बात करोगे आप, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। पहला चेंज आया, आप इंडिपेंडेंस से कंपैरिजन कर सकते हो 1947 से पहले क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद में क्या चल रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद में भी 1960s का टाइम आप डिस्कस करोगे, क्योंकि ये टाइम होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, 1991, क्योंकि आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करनी है, तो यहां पे ही एलपीजी रिफॉर्म हुए थे और इंडिया ग्लोबलाइज होना स्टार्ट हुआ था। तो डेफिनेटली आपको ये पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने ये पॉइंट मिस किया है, तो मतलब ये हुआ कि आपने सेकंड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से कवर नहीं किया। बेहतर होता एलपीजी के बारे में थोड़ा सा 1991 का पैटर्न आप पहले बता देते, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करते तो आप बोल देते एज डिस्कस्ड अर्लियर कि चेंजेस वहां पे आए थे। ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि एक मेजर इंसिडेंट था और ग्लोबलाइजेशन इसीलिए यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को पूछने का कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ना। ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया है और स्पेसिफिकली इसने बोला है इंडिया के अंदर, तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया, 1991 में। तो आपको एक पिलर 1991 रखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट होंगे। तो अगर आपने मिस्टेक की है, कमेंट सेक्शन में बोलें कि की है, और नेक्स्ट टाइम आप इसको देखेंगे कि क्यों क्वेश्चन पूछा गया, लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करो इसमें। राइट, चलिए। तो ये तो कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ मैं आपको दे देता हूं ताकि मैंने एड ऑन कर दिया आपकी पीपीटी में, आप बना भी सकोगे ये ग्राफ को। आप जब ये पीपीटी आपको मिलेगी तो आप इसको जब रिवाइज करो तो आप यूज कर पाओ। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने दो केस स्टडीज दिए हैं आपको। क्या क्या केस स्टडीज हैं आपका, एक नॉर्थ परगना और साउथ परगना और हावड़ा, इनको मैंने कंपैरिजन किया है, जिसमें बताया गया है कि अरेबल लैंड किस तरीके से चेंज हो रही थी। दूसरा, मैंने कुछ एनसीआर के एरियाज को कंसिडर किया है कि फरीदाबाद जैसे एरिया था तो 1998-99 में क्या था, 2009-10 में क्या बदलाव आया, ऐसे गौतम बुद्ध नगर में क्या बदलाव आया और दिल्ली में क्या बदलाव आए। ये तो कुछ हुए केस स्टडी, जिसका डेटा आप लेके उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आता है अब आपका क्वेश्चन की मैं लिखना कैसे शुरू करूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको लैंड यूज पैटर्न के बारे में बात करनी है, समझाना है एग्जामिनर को कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज। ठीक है, तो आप लैंड यूज पैटर्न के अंदर या तो कोई सिंपल से डेफिनेशन की यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप पर कैपिटल लैंड होल्डिंग के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि एज द नीड ऑफ द बेसिक नीड, ठीक है, एज द बेसिक नीड ऑफ मैनकाइंड is water and food, water and food after air। अब यहां कोमा लगा के, for the need of food, for the need of food we have to manage
लैंड एज अ यूजफुल रिसोर्स। As per the Malthus theory, as per the Malthus theory, it can be dangerous or critical for the need of mankind to use resources not in accordance with rising population। ठीक है, ये लिखोगे आप सब, ठीक है ना, ताकि आप या क्या कर सको। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी नीड पता है क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको ये ह्यूमन टच देना है। इंडिया के अंदर जब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न में, तो एग्रीकल्चर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर को ह्यूमन टच देना जरूरी है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट, जो आप लैंड यूज पैटर्न को एक ह्यूमन टच दोगे शुरू में। उसके बाद में आप इस पैराग्राफ पे आओगे, इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 6 फोल्ड फ्रॉम 200 मिलियन टू 1200 मिलियन, and that coupled with the economic growth has resulted in significant land use and land cover changes from 1880 to 2010। ठीक है, 10 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि अभी 10-11 जो है आपका सेंसस अवेलेबल है, इसके अलावा सेंसस का डेटा अवेलेबल नहीं है। आप 1400 भी लिख सकते हो, लेकिन आप एस्टिमेटेड लिखोगे फिर वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे 10 एग्जैक्टली लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि डेटा इतना ही है, सेंसस के अकॉर्डिंग यही है। आउटकम्स आएंगे तो आप उसको ईयर को बदल देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्टिंगली अब कुछ चीजें बताएंगे कि कैसे लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है, कहां कहां चेंज हुआ। आप डिफोरेस्टेशन के बारे में बात करो कि डिफोरेस्टेशन रेट जो है रिलेटिवली अंडर ब्रिटिश रूल, वो क्या था आपका? रिलेटिवली ग्रेटर अंडर द ब्रिटिश रूल एंड अर्ली डिकेड्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। बाद में क्या हो गया आपके 1980s के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, फॉरेस्ट एक्ट आया, उसके थ्रू थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। क्रॉप लैंड एरिया की बात करेंगे तो 92 मिलियन हुआ करता था, उससे बढ़ के 140 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। तो वो बढ़ा है कब से? और उसके साथ साथ में आप लिख दोगे एप्रोप्रिएट यूज लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन और भी बढ़ गया है। फिर आप बात करोगे अर्बनाइजेशन की, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। अर्बनाइजेशन के अंदर क्या हुआ 1980 से इसके लेवल पे बात करेंगे तो लैंड मास जो है वो चेंज हुआ है, अर्बनाइज एरिया ज्यादा हुए हैं। और फिर वो ग्राफ बनाओगे आप कि दिल्ली एनसीआर में, गौतम बुद्ध नगर में, गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से चेंजेस आए हैं लैंड यूज पैटर्न के अंदर, आराम से कर सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बिलोंग करते हो तो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट कोलकाता, इसका मैप बना सकते हो, इसका ग्राफ बना सकते हो। तो जो मर्जी आपकी एप्रोप्रिएट केस स्टडीज यहाँ पे यूज करोगे आप, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका इससे एड्रेस होगा। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपका जो लैंड यूज पैटर्न है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंड यूज पॉलिसीज, भाई ग्लोबलाइजेशन जो आया, दूसरा पार्ट क्या था? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो था उससे क्या चेंजेस आए? तो पहला तो आपका क्या हुआ, जो लैंड यूज पॉलिसीज है वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई देखो। पहले क्या हुआ करता था, पहले गवर्नमेंट जब भी लैंड को एक्वायर करती थी तो ऐसा कोई लैंड यूज पॉलिसीज के अंदर कुछ नहीं आता था। देखिए जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, लैंड एक्विजिशन बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और वहीं पे गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना शुरू कर दिया, एसईजेड बनाना शुरू कर दिया। तो अब लैंड राइट्स जो हैं उस कम्युनिटी से लेके इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया। और क्या चेंज आया? बायोफिजिकल अकाउंटिंग, मतलब फ्रॉम द लैंड चेंजेस टू द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एनवायरमेंट ग्लोबली इंपैक्ट हो रहा है और इससे हमारा लैंड भी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पे एग्जांपल दोगे आप कि इंडिया का जो डेजर्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है। इंडिया का डेजर्ट इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। इसीलिए इवन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। तो यस इट इज चेंजिंग। फिर सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स ये भी अफेक्ट करते हैं। कैसे सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक? आप यहां पे बोलोगे कि अर्लियर आपका जो एग्रीकल्चर के अंदर यूटिलाइजेशन था लैंड मास का वो बहुत ज्यादा हुआ करता था और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हुआ करती थी। अब क्या हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी और पर कैपिटल लैंड मास आपका बहुत कम हो गया तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर लोग आ गए। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के अंदर आपका जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप का हो रहा है? बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है ना। मतलब सस्टेनिंग लाइफ के ऊपर हम जा रहे हैं। हम कोई कैश क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं, ना हम मार्केट के लिए कुछ प्रोडक्शन करते हैं। हमारा क्या हो गया है? बेसिकली सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर आ गए हम, ठीक है। अब क्या करोगे आप? लैंड यूज चेंजेस आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्लोबलाइज्ड फ्लो ऑफ
कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज कैसे भाई, आप सोच के देखो ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो फर्टिलाइजर कहां से आए, मशीन्स कहां से आई, ग्लोबलाइजेशन से ही तो आई थी। और इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब और हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट में चेंज देखने को मिला, जहां एवरेज किसी भी स्टेट के अंदर 15 से 16 या 17-20% एवरेज फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वहीं हरियाणा पंजाब में 3% है। तो चेंज हुआ, ग्लोबल पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, नेशनल स्केल पे जो इंटरवेंशन स्टार्ट हुए, ठीक है, वो नेशनल स्केल के इंटरवेंशन ने लैंड यूज सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की। जैसे आपके राजस्थान में, सारे नेगेटिव बात नहीं करनी है, पॉजिटिव भी, राजस्थान के अंदर क्या हुआ, इंदिरा गांधी कैनाल बनी, और जो डेजर्टिक एरिया था वो डेजर्टिक एरिया क्या हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर आ गया। तो एग्रीकल्चर वहां पे डोमिनेट हो गया। हमें इन टोटल बात करनी है लैंड यूज पैटर्न के बारे में, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सिमिलरली आप ये बात करेंगे कि जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे क्या हो गया, आपका जो फॉरेस्ट लैंड थी ना, जिसको कि ह्यूमन मानता था कि वो एक्सेसिबल नहीं है, उसको भी कट डाउन करके एग्रीकल्चर में दे दिया गया। और अब क्या हो गया, जो डेजर्टिक लैंड है उस एरिया के अंदर, या रॉकी जो लैंड है उस एरिया के अंदर क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। दैट इज स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसलिए आपका जो पैटर्न है लैंड यूज का वो टोटली चेंज होता जा रहा है। इसी के बारे में आपको बात करनी थी। तो इंपॉर्टेंट ये था कि आपको पहले वाला पार्ट अपने ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट से कोरिलेट करना है, और दूसरे वाले पार्ट में अलग अलग हेडिंग देनी है कि किस किस वजह से सोशियो इकोनॉमिक, बायोफिजिकल, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, लैंड यूज चेंजेस लोकल कैसे चेंज हुए, और आपके गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से कैसे चेंजेस हुए, ठीक है, इन सब के बारे में बात करनी है। और आप अपने क्वेश्चन को समअप करेंगे। अब समअप करते हुए आप एक कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन के अंदर आप लास्ट में लिख देंगे, ये मेंशन करेंगे, ऑल्दो द लैंड यूज पैटर्न इज एट द ऑप्टिमम लेवल बट स्टिल वी नीड टू डू सम रिफॉर्म्स, लाइक क्या होगा, आपका जो एग्रीकल्चर में है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मोर लैंड मास, बिकॉज इट कंपैरिजन टू द केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लेस इफेक्टिव या लेस आउटकम ओरिएंटेड। ऐसा आप लिखोगे एंड देन एंड कर दोगे, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस, जिससे कि आप बता रहे हो कि गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट फोकस कर रही है ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, मेंशन कर दोगे आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में आप मेंशन कर दोगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ताकि आप ये दिखा सको अपने कंक्लूजन में कि आई एम ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस पैटर्न, जो कि फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे हमें लैंड को किस हिसाब से चेंज करना है। दैट इज द प्रोसेस जो आपको यहाँ पे करना था, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे कपिल भारद्वाज ऑफिशियल से, और आपका कपिल भारद्वाज फॉर यू, दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और यस, कल 11:30 AM पे जुड़ना ना भूलें सुपर कोचिंग आईएएस के टेक्स्ट बुक चैनल के ऊपर, क्योंकि कल हम डिस्कस करेंगे 2024 के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या पॉसिबल हो सकती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।